नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग पढ़ रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर में आपके रेलवे में ही जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसी को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चुनिंदा क्वेश्चन है, तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावक यानी कि बायोन्सी का केंद्र हमेशा होता है। देखिए, जो सेंटर ऑफ बायोन्सी जिसे हम इंग्लिश में कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि सर इंग्लिश में आप क्यों नहीं लिखते हैं। भाई, बोलना तो हिंदी में ही है, ठीक है, क्योंकि अपन लोग तो अंग्रेज है नहीं और साउथ वाले लोग तो हमें देखते नहीं है। तो इतना तो समझ ही जाते होंगे कि हिंदी में बोलने का तो समझ, चलो ठीक है, वर्ड मैं मानता हूँ कि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है हिंदी के वर्ड। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि हिंदी में समझ में नहीं आता, वहाँ पे मैं इंग्लिश में भी बात करता हूँ। तो मतलब कि समझ में मुद्दा आ ही जाएगा आपको। तो जैसे यहाँ उत्प्लावक है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इंग्लिश में भी मैंने बता दिया कि बायोन्सी इसको कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सेंटर ऑफ बायोन्सी यानी कि जो उत्प्लावक केंद्र होता है वो हमेशा होता है कहाँ पे? विस्थापित द्रव्य के आयतन के केंद्रक के संपाती। कहने का मतलब ये है, देखिए अब इसको हिंदी में नहीं समझ में आया होगा तो अब पिक्चर से आप समझ लीजिए कि जैसे सपोज ये वाला बाटर है, ठीक है, ये वाला बाटर है। अब इसमें एक कोई भी आप इसमें उपकरण डाल दिए या ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो अगर इसमें इस तरह के ऑब्जेक्ट डाल दिए तो ये वाला जो बाटर है, ये वाला जो बाटर है वो डिस्प्लेस हो गया। तो अब ये कैसा बन गया? ये आपका ऐसा बन गया, ये आपका ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड बाटर है उसका जो सेंटर होगा उसी पे ये सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा, यानी कि जो ये ऊपर वाला जो फोर्स लगता है इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। जहां से बाटर हटा उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ बायोन्सी लगता है, यही कह रहा है ये आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध बताता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है। तीन समीकरण है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण है। सॉरी। तो ये तीनों समीकरण आपको याद हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा समीकरण में क्या क्या डिनोट करता है। तो ये वाला क्या है? ये आपका क्या है? स्थिति है, यानी कि कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, स्थिति है, यानी कि प्लेस है या डिस्टेंस है, ठीक है। और किसके साथ रिलेशन दिखा रहा है? ये आपके समय के साथ कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यही आंसर हो जाएगा कि स्थिति दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है। लट्टू जो इस तरीके का होता है, ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया, चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये लट्टू है तो ये घूम रहा है, ठीक है, ये इस तरह से स्पिन कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? केंद्राभिमुखी बल, यानी कि सेंटर की ओर जो लगते हैं बल, जिसको सेंटीपीटल कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी मैं बता रहा हूँ ना तो आपको समझ में आएगा कि केंद्राभिमुख की ओर इसमें बल लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, किस दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक, अच्छा, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है यानी कि एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt होता है। dv यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। d मतलब स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो नकारात्मक त्वरण होगा तो यानी कि वेलोसिटी में निगेटिव चेंज होगा, यानी कि अभी कुछ फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ठीक है। तो फाइनल कम होगा और इनिशियल ज़्यादा होगा, ठीक है, कुछ देर के बाद और कम हो जाएगा, तो इसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन है किसके विपरीत होता है? ये वेग के, ठीक है, देखिएगा वेग के विपरीत होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी की बात की जा रही है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? देखिए, त्वरण आपके वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश है। वजन आपके सेंटर की ओर लगता है, कोई भी पृथ्वी के ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर की ओर लगता है, तो यानी कि इसमें भी एक डायरेक्शन होता है, तो ये भी सदिश हो गया। वेग यानी कि वेलोसिटी तो सदिश होता ही है, उसके बाद त्वरण भी सदिश होता है। दाब आपके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया पानी में तो इस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ दाब लगता है, प्रेशर लगता है, तो यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से ये आपका अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या किया जाता है। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी पे बल का परिभाषित किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। राइफल और गोली में किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो देखिए, गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। 1 किलो का एक राइफल है, गोली कितना किलो का होगा, किलो का तो गोली होगा नहीं। सपोज 2 ग्राम का गोली है, 2 ग्राम का, या सपोज 20 ग्राम का गोली है, ठीक है। तो यानी कि 20 ग्राम का भी अगर हम बात करें तो 0.02 kg का गोली है। दोनों का संवेग यानी कि मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एम वी वन इक्वल टू एम टू वी टू हो जाएगा। तो इसका एम है 1 किलो है, वी वन सपोज कितना गति से पीछे बैक होता है एक राइफल, सपोज 1 किलोमीटर पर सेकंड से हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर से। लेकिन इसका गोली का जो मास है वो कम है, 0.02 है, लेकिन वेलोसिटी कितना हो जाता है, तकरीबन 300 किलोमीटर आप मान के चलो कि इतना स्पीड होता है, 300 किलोमीटर। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर है। अब इसमें वी स्क्वायर में और इसका वी स्क्वायर में, जो बंदूक है उसका वी स्क्वायर में, इसमें भी जो होगा वो 1 किलोमीटर होगा, और इसमें जो भी है वो 300 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ऑब्वियस है ये वाला क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, 300 किलोमीटर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो रहा है, या 1 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बंदूक का कम हो जाएगा गोली से। तो इस वजह से आपका जो गोली है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। अभी मैंने बताया गति का तीसरा नियम क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और वी फाइनल वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, खाली स्थान और बेग यानी कि भी, और खाली स्थान में एस यानी कि यहाँ भी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। स्थिति और आपके बेग का जो संबंध है वो गति का तीसरा नियम दर्शाता है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।